नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। ये कहानी है बिहार की। बिहार की इस घटना से पूरा देश दहल गया था, क्योंकि इस केस में कुछ ऐसा था कि पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी। पूरा पूरा प्रशासन और पुलिस सबूतों को नष्ट करने में और अपराधियों को बचाने में लगी थी। हम बात कर रहे हैं शिल्पी जैन और गौतम हत्याकांड बिहार का। बहुत ही फेमस हत्याकांड रहा, क्योंकि इसमें बहुत सी राजनीतिक हस्तियों का हस्तक्षेप रहा। इसलिए इस मामले को पुलिस द्वारा दबाया गया। मर्डर केस होने के बाद में पुलिस ने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली और पटना पुलिस ने इस केस में पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय जो अपराधी थे उनको बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाई। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, आखिर पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? बताते हैं। क्योंकि उस टाइम बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जिनका भाई था साधु यादव, ये प्राइम सस्पेक्ट था इस मामले में, इस केस में। उसी को बचाने के लिए पुलिस ने अपनी जी जान लगा दी थी सबूत मिटाने में और उसको बचाने में। शिल्पी गौतम मर्डर केस को अदालत में एक आत्महत्या करार दिया गया और फाइलों में दबा दिया गया। लेकिन हम कुछ सच्चाई पे से पर्दा इस तरह से उठाते हैं, क्योंकि पूरा केस देखने के बाद आपको लगेंगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। बताते हैं पूरी केस की सच्चाई कि शिल्पी गौतम हत्याकांड ने कैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और जब आप इस पूरी केस की सच्चाई सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। कुछ इस तरह का मामला था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। बताते कहानी विस्तार से। शिल्पी गौतम हत्याकांड के मुख्य किरदार शिल्पी रही और गौतम ने, क्योंकि इन दोनों का ही मर्डर हुआ था। शिल्पी जैन थी एक बिहार के बड़े उद्योगपति की बेटी थी, जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी उस टाइम में। शिल्पी के पिता का नाम उज्जवल जैन था। उनकी पटना में ही एक बड़ी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। वो उसी के मालिक थे और उसी को चलाया करते थे। बात 1999 की है, जब शिल्पी जैन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही पढ़ाई में होनहार थी, अपने पिता की लाडली बेटी थी। शिल्पी जैन ने पटना कॉलेज में अपनी पढ़ाई करी और इस घटना से कुछ दिन पहले ही उन्होंने मिस बिहार का खिताब भी अपने नाम किया था। बात करें कहानी के दूसरे किरदार की, जिनका नाम गौतम था। उनके पिता डॉक्टर BN सिंह पूरे परिवार के साथ लंदन में रहा करते थे। गौतम के पिता जो होते हैं वो बिहार के उस टाइम के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बहुत ही नज़दीकी थे और इसी कारण से गौतम को बिहार की राजनीति के बारे में कुछ ज़्यादा नज़दीक से देखने या समझने का मौका मिला और वो बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और इसलिए वो पटना में रहने लग जाते हैं। वो लंदन से अपने परिवार का साथ छोड़ करके वो पटना में आकर के राजनीति में अपना भविष्य बनाने के ख्वाब देखने लगते हैं। 1999 के आसपास लालू प्रसाद यादव पे एक मुकदमा आया था बिहार चारा घोटाले का। उसी घोटाले के चलते उनको जेल जाना पड़ा था और उसने अपने पद से इस्तीफा देकर के अपनी पत्नी राबड़ी देवी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया था। उस टाइम में राबड़ी देवी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव बिहार सरकार में काफ़ी हस्तक्षेप रखते थे। या तो ये कहें कि बिहार की सरकार उन्हीं के हाथों द्वारा चलती थी, उन्हीं के रहमो करम पर चलती थी, क्योंकि वो राबड़ी देवी के भाई थे, लालू प्रसाद यादव के साले थे और उनका बड़ा दबदबा था बिहार की राजनीति में। और एक तरफ से सरकार उस टाइम में साधु यादव ही हुआ करता। उस दौर के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु यादव महज MLC विधायक थे, मगर वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के पीछे लगे रहते थे, नतमस्तक रहते थे, उनकी बात मानते थे। इस केस के मुख्य दूसरे किरदार गौतम उस टाइम में बिहार की राजनीति में अच्छी अपनी पकड़ बनाने लगे थे, क्योंकि साधु यादव से उसकी अच्छी जानकारी थी। लालू प्रसाद यादव के परिवार से काफ़ी नज़दीकियाँ थी। इस वजह से उनको राजनीति में ज़्यादा पैर फैलाने में दिक्कत नहीं हुई और वो हर जगह पार्टी के शीर्ष पदों पे पहुंचने लगे और सब ही से उसकी जानकारी होने लगी। और साधु यादव के साथ मिलकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला था बिहार में, पटना में। यूं कहें कि साधु यादव और गौतम सिंह दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। समय बीतता है तो एक दिन गौतम सिंह की मुलाकात शिल्पी जैन से होती है।
पहली मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को टूट के चाहते हैं। दोनों शादी करके एक साथ रहने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका प्लान अधूरा ही रह जाता है। उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1999 को सात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश एमएलए क्वार्टरों में मिल जाती है। बंगला नंबर 1203 की एक जैन गाड़ी होती है, उसी की पार्किंग में दोनों की लाश मिलती है, गाड़ी के अंदर ही। रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने के लिए की वजह से ये बिहार का एक चर्चित हत्याकांड बन जाता है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की आखिर हत्या हुई तो कैसे हुई, और ये हत्या की तो किसने की, और एमएलए क्वार्टर 1203 नंबर में ये लाश गाड़ी में कैसे मिली। जितनी मुंह उतनी बातें बनने लगती है, आपस में लोगों की चर्चा होती है, कई कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय पटना पुलिस का भी इसमें इस तरह का ही रवैया था कि उस मामले को दबाना चाहती थी कि शिल्पी गौतम और हत्याकांड को पुलिस एक सुसाइड बता रही थी, कि ये दोनों ने आत्महत्या की है। क्या जो पुलिस बात बता रही थी, क्या कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन कि दोनों ने आत्महत्या की थी? और आत्महत्या की थी तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही, विशाल रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने उनकी आत्महत्या कैसे घोषित कर दी? लेकिन पटना की फिजाओं में कुछ और भी बातें उड़ रही थी, कि और नई नई बातें उड़ रही थी। बताते हैं उन बातों में से एक बात ये थी कि 2 जुलाई 1999 को शिल्पी जैन अपने घर से कंप्यूटर क्लास के लिए सुबह निकलती है। उस दिन शिल्पी जैन जब घर से निकलती तो वह सफ़ेद रंग की कुर्ती पहन करके निकलती है और एक रिक्शे में बैठ करके अपने कंप्यूटर क्लास की तरफ जाती है। उनका रिक्शा कुछ दूर आगे ही बढ़ा था, तभी एक सफ़ेद रंग की कार आकर के रिक्शे के सामने रुक जाती है। रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है तो शिल्पी जैन उसको देखती है। तो लड़का बोलता है कि आप कहाँ जा रही है? तो वो कहती है कि मैं अपनी कोचिंग सेंटर कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ। तो लड़का कहता है कि चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ वहाँ पे। और वो लड़का कोई और नहीं, वो गौतम सिंह का एक बहुत ही अजीज दोस्त था। शिल्पी जैन भी उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, कि पहले भी कई बार उसकी मुलाकात उससे हो चुकी थी। तो शिल्पी रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को किराया दे करके उसकी कार में बैठ जाती है और कार लेकर के वो शिल्पी की कंप्यूटर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर तो शिल्पी की कंप्यूटर क्लास की तरफ वो कार जाती है, लेकिन अचानक ही वो लड़का कार को वहां से घुमा लेता है, किसी और जगह ले जाने का कोशिश कर। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन लड़के से पूछती है कि तुम इधर कहाँ लेके जा रहे हो? तो जवाब में लड़का कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहाँ से वाल्मीकि गेस्ट हाउस से गौतम रुका हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है। शुरू में तो शिल्पी घबरा जाती है कि लड़का मुझे कहाँ लेके जा रहा है। जब उसका दोस्त गौतम सिंह का नाम सुनता है तो वो शांत होकर के उस गाड़ी में बैठ जाती है। फुलवारी शरीफ एक बिहार की पटना के साथ में लगने वाला एक कस्बा है, जो उस टाइम में कम आबादी क्षेत्र था, सुनसान इलाका था, लेकिन इस टाइम तो काफ़ी आबाद है। और ये बात थोड़ी देर बाद में गौतम सिंह को भी पता लग जाता है कि एक लड़का शिल्पी जैन को वाल्मीकि गेस्ट हाउस में लेके जा रहा है, मेरा नाम लेकर के। जब गौतम सिंह को यह पता लगता है तो वह अपनी सफ़ेद रंग की जैन गाड़ी मारुति जैन निकाल करके उसी जगह जाने का प्रयास करता है, क्योंकि गौतम सिंह को यह मालूम था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस में अक्सर होता क्या है, क्योंकि वो बड़े बड़े नेताओं का अय्यासी का अड्डा हो चुका था। उस तरह की घटना होती रहती थी उसमें, बाहर से लड़कियों को ला करके नेताओं के सामने पेश कर दिया जाता था। और ये गौतम सिंह इस सच्चाई को जानते थे। भागता हुआ गौतम सिंह वाल्मीकि गेस्ट हाउस में पहुंचता है। वहां आकर देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग खड़े हुए हैं। जो लोग थे वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। गौतम सिंह ये देखता है तो भाग करके कमरे के अंदर जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जो शिल्पी जैन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और गौतम सिंह के साथ ही वो बदतमीजी करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। जो गौतम सिंह के साथ मारपीट करने वाले लोग थे वो उसी के साथ रहने वाले, उसी के काफ़ी करीब से जानने वाले नेता थे, जो गौतम सिंह के साथ भी मारपीट करने लगे थे। गौतम सिंह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रहम की भीख मांगता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो गौतम सिंह के साथ मारपीट करते हैं। गौतम सिंह बेहोश हो जाते हैं और तभी शिल्पी के साथ वो अनहोनी को अंजाम दे देते हैं। शिल्पी के साथ क्रूरता की जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद दोनों का गला घोट करके गौतम सिंह की गाड़ी में उन दोनों के शव को रख देते हैं और गाड़ी रातों रात वहाँ से थोड़ी दूर, उसके बाद गांधी मैदान के एमएलए बंगले के पास ला करके गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी जाती है।
उधर शाम तक जब शिल्पी अपने घर नहीं पहुंचती है तो शिल्पी के घर वाले परेशान हो जाते हैं। उनके घर वाले सभी यार दोस्तों के पास फोन करते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। काफी लोग शिल्पी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे रात गुजर जाती है तो शिल्पी के पिता जो होते हैं वो जाकर के पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी कल से गायब है, वो मिल नहीं रही है। और जब भी पुलिस के सभी के सामने खबर आती है कि गौतम सिंह भी कल से ही लापता है, वो भी अभी तक अपने घर नहीं लौटा है, उसकी भी अता पता नहीं चल रहा है। उसके बाद पूरा दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है और रात के करीब 9 बजे पुलिस की एक टीम गांधी मैदान के बंगला नंबर 12 के पास पहुंच जाती है। पुलिस 12 नंबर बंगले की तलाशी लेती है तो पार्किंग में उसकी एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी की जब अंदर से देखा जाता है तो उसमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश मिलती है। इतने में साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और हंगामा करना चालू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दौर जो सारे सिस्टम और सवाल निशान पैदा करने लगता है सिस्टम के ऊपर, पुलिस के ऊपर। क्योंकि पुलिस ने इस बात की सूचना किसने दी कि वहां पर गैराज में एक गाड़ी है जिसमें शिल्पी और गौतम की लाश है। आज तक भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया। और साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि वहां पर शिल्पी और गौतम की लाश मिली है और वो हंगामा करना वहां अचानक कैसे पहुंच जाते हैं, इन बातों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन शिल्पी और गौतम की लाश को करीब से देखने वाले लोगों का मानना था कि इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है, इनके साथ मार पिटाई करी गई है, फिर इनके गला दबा करके इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। शिल्पी जब घर से निकली तो एक सफेद कुर्ती पहन के घर से निकली थी, लेकिन वहां पर उसको गौतम सिंह की एक टी शर्ट पहनी हुई होती है और गौतम सिंह बिल्कुल नंग अवस्था में मिलता है। लोगों के अनुसार शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के निशान थे और साधु यादव के समर्थकों के हंगामे के बीच पुलिस ने तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया, पटना मेडिकल कॉलेज में। और यहीं से होती शुरुआत सबूत मिटाने की। क्योंकि शिल्पी जैन और गौतम सिंह जिस कार में मिले थे उस कार को क्रेन से उठा करके थाने लेके जाना चाहिए था और उसका फोरेंसिक टीम आकर के वहीं पे जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक पुलिस वाला उस गाड़ी को चला करके थाने तक ले जाता है जिससे उसके स्टीयरिंग पे जो फिंगरप्रिंट थे वो खत्म हो जाते हैं। वैसे तो पुलिस पे हमेशा ये दोष लगाया जाता है कि पुलिस कार्रवाई धीरे करती है, काम को स्लो करती है, लेकिन इस केस में कुछ उल्टा ही था। पुलिस आनन फानन में सारा काम करने लगती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अपने आप बना लेती है। और पुलिस कहती है कि इन दोनों की मौत मोनोऑक्साइड गैस मानव सांस घुटने की वजह से हुई है। और पुलिस रात को ही गौतम सिंह का अंतिम संस्कार करवा देती है क्योंकि गौतम सिंह के परिवार के लोग अभी लंदन में ही थे, वहाँ कोई भी नहीं था, उसका कोई रिलेटिव नहीं था। फिर भी पुलिस रात को ही अंधेरे में ही उसके लाश का अंतिम संस्कार कर देती है और इंतजार तक नहीं करती उसके परिवार का कोई आएगा उसका चाहने वाला, लेकिन पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। और अगली सुबह शिल्पी जैन का भी आनन फानन में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि हो सकता है कि इन दोनों की मौत जहर खाने की वजह से हुई हो। एक तरफ तो पटना पुलिस की यह थ्योरी थी कि उसने आत्महत्या करके दोनों ने अपने जीवन को खत्म कर लिया, लेकिन लोगों की जो वहाँ पे एक अलग ही बात थी। वो कहते थे कि पहले तो शिल्पी जैन का रेप किया गया, उसके बाद दोनों की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। और पुलिस की थ्योरी के सामने और पुलिस के रवैये के सामने लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है, लोग गुस्से में आ जाते हैं। और उधर सरकार में विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी सरकार को घेरने लगती हैं। उसके बाद सरकार पर आरोप लगते हैं कि पुलिस और बिहार सरकार लालू प्रसाद के साले साधु यादव को बचाने के प्रयास कर रही है, इसलिए वो आनन फानन में इस तरह की जानकारी और इस तरह का कार्रवाई कर रही है कि और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग होने लगती है। पहले तो राबड़ी देवी पे इन बातों का कोई असर होता नहीं है और वो जांच को कहीं भी नहीं सौंपती और जांच चलती रहती है बिहार पुलिस की तरफ से। लेकिन 2 महीने बाद बीत जाने के बाद में लोगों का दबाव बढ़ने लगता है, विपक्षी पार्टी बार बार में यही मुद्दा उठाती रहती है, तो राबड़ी देवी जो सरकार होती है इस मामले को 2 महीने के बाद सीबीआई को सौंपने का फैसला करती है। मामला सीबीआई के पास आने के बाद सीबीआई इसकी जो विसरा होता है उसको हैदराबाद के एक लैब में भेजती है। वहां से एक रिपोर्ट आती है कि शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया है और सीबीआई साधु यादव से उनका ब्लड सैंपल मांगती है कि डीएनए की जांच हो जाएगी
तो पता लग जाएगा आखिर में सच क्या है। लेकिन साधु यादव डीएनए देने से बिल्कुल मना कर देते हैं, अपने ब्लड सैंपल देने से मना कर देते हैं, और सीबीआई इसमें कानूनी मदद भी नहीं ले पाती है। अगर सीबीआई चाहती तो कोर्ट में इस मामले को ले जा करके साधु यादव का डीएनए सैंपल ले सकती थी, लेकिन सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। और 2003 में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है कोर्ट में कि सीबीआई को इस तरह का कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला है इस मामले में जिससे इस मामले को सीबीआई ने भी गोलमोल घुमा दिया। क्योंकि 4 साल बाद सीबीआई वही जांच बता रही थी जो उस टाइम में पटना पुलिस ने बताई थी, और कुछ भी उनको संदिग्ध नजर नहीं आता है इस जांच में, और सभी जांचों को नकार दिया जाता है। जब पुलिस से ये भी पूछा जाता है सीबीआई की टीम से कि उसमें हैदराबाद की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था उस पे सीमन एक से कई अन्य आदमियों को मिले, तो वो कहती है वो सीमन नहीं था, वो एक पसीने की बूंदें थी जो गौतम सिंह की, शिल्पी जैन की और कुछ उनके परिवार वाले जनों की थी। सीबीआई भी इस जांच को पूरी तरह उल्ट के रख देती है। उसके बाद शिल्पी जैन के जो परिवार के लोग थे वो इस मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच पे सवाल निशान लगाते हैं। वो कहते हैं कि दबाव में आके सीबीआई ने इस सारी जांच को गलत तरीके से पेश किया है, और इस मामले को आत्महत्या का ही मामला बता के बंद कर दिया गया। कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि लालू प्रसाद के जो साथी थे डॉक्टर बीएन सिंह, जिनका बेटा था गौतम सिंह, उन्होंने भी एक बार भी इस केस पे सवाल निशान नहीं लगाए। कोई भी उन्होंने जांच की स्पेशल मांग नहीं की कि हमारी जांच सीबीआई द्वारा की जाए, या सीबीआई ने द्वारा निष्पक्ष जांच हो, या पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि उस टाइम कहा जाता था कि बीएन सिंह ही लालू प्रसाद यादव के जो चारा घोटाले के पैसे थे, एक तरफ शिल्पी जैन का परिवार था, वो बार बार इस केस की दोबारा से जांच करवाने की मांग करता रहा। एक तरफ गौतम सिंह का परिवार था जो इस मामले में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था, किसी भी तरह की जांच की मांग नहीं कर रहा था। और समय बीतता है, 2006 में शिल्पी जैन के भाई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसका नाम प्रशांत जैन होता है। प्रशांत जैन अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके घर के सामने से उसका अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि अपहरण के 2 दिन बाद प्रशांत जैन को अपराधियों ने पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर छोड़ दिया, और प्रशांत जैन सही सलामत घर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी इस केस को दोबारा से खोलने और इसकी जांच करवाने की मांग नहीं की। एक इस तरह का था शिल्पी और गौतम मर्डर केस की पूरी कहानी, जिसपे आज भी सवाल निशान उठते हैं, और उनके जो अपराधी थे, जिन प्राइम सस्पेक्ट थे, वो आज भी आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं। और शिल्पी जैन और गौतम सिंह का मर्डर हो जाता है, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती है, सभी को एक्यूज को छोड़ दिया जाता है, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती है, और दोनों की हत्याओं को आत्महत्या करार दे दिया जाता है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और ही तथ्य आते हैं और पुलिस रिपोर्ट में कुछ और तथ्य सामने आते हैं। सीबीआई भी इस मामले को घुमा फिरा करके बंद कर देती है, और आत्महत्या ही उस मामले का लास्ट क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी जाती है। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसमें आपने देखा है कि पुलिस किस तरह से सवाल निशान है जो आज तक भी सोल्व नहीं हो पाए। विधायक से जुड़े आवास पर 2 लाशों को सीबीआई और पुलिस द्वारा सुसाइड बताकर के केस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक भी इसके मुजरिम और इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसा हमारे देश का कानून, जो नेताओं के दबाव में आकर के सभी को सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में लग जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि इंसाफ तो सिर्फ पैसे वालों का है, नेताओं का है। ये कहानी मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ, और कल मैं आपको एक नई कहानी लेके मिलूंगा ठीक रात 8 बजे। जब तक कि इस कहानी तक बने रहिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।